Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू RM फार्मेसी। ये अपना होगा चैप्टर फर्स्ट का पार्ट सेकंड फार्माकोलॉजी। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे रेक्टल रूट तक। फिर इसके बाद पढ़ना था हम लोगों को इनहेलेशनल रूट से। इनहेलेशनल रूट क्या होता है? इसमें कोई भी वोलेटाइल लिक्विड होता है या गैसेस होते हैं जो कि अपने दिए जाते हैं इनहेलेशनल के फॉर्म में सिस्टमिक इफेक्ट से, जिसको हम लोग लेते हैं नोज से। ठीक है, नेजल म्यूकोसा में जो एपिथेलियम होती है वहाँ से एब्जॉर्ब होता है। और एग्जाम्पल की बात कर लिया जाए तो जनरल एनेस्थेटिक्स होते हैं, और आस्थमा में हम लोग लोकलाइज सिस्टमिक इफेक्ट के लिए यूज करते हैं, जैसे कि इनहेलर है, नेबुलाइजर है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें इनहेलेशनल रूट से देते हैं। एडवांटेज की बात कर लें तो इसमें क्या होता है, कोई कॉन्सेप्ट ऑफ एक्शन होता है। डोज की बात कर लें तो डोज रिक्वायर्ड इज़ वेरी लेस। डोज का रिक्वायर क्या होता है, बहुत ही लेस होता है, कम डोज दिया जाता है। डिसएडवांटेज की बात कर लें तो लोकल इरिटेशन में कॉज इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी सिक्रीशन। डिसएडवांटेज क्या है कि लोकल इरिटेशन से सिक्रीशन म्यूकोसा का ज़्यादा हो सकता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं पैरेंटल रूट्स की। पैरेंटल रूट्स में क्या होता है कि रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अदर देन इंटेरल, मतलब इंटेस्टाइन में ना देके जो डायरेक्ट ब्लड में दिया जाए उसको हम लोग बोलते हैं पैरेंटल रूट्स। एग्जाम्पल की बात कर लें तो जैसे कि अपने जितने भी इंजेक्शंस आते हैं पैरेंटल के फॉर्म में दिए जाते हैं, पैरेंटल रूट से दिए जाते हैं। पैरेंटल रूट में अपना आएगा इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें जितने भी रूट हैं वो अपने आएंगे पैरेंटल रूट्स में। अब एडवांटेज क्या है, कोई भी इंजेक्शन जब हम लोग लगाते हैं तो ऑनसेट ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग इज फास्टर। ड्रग का ऑनसेट ऑफ एक्शन कैसा होगा, फास्ट होगा। सुटेबल फॉर इमरजेंसी के लिए होते हैं, इमरजेंसी में हम लोग इंजेक्शन यूज करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं पैरेंटल रूट्स। एडवांटेज की बात कर लें तो क्या है, ऑनसेट ऑफ एक्शन ड्रग इज फास्टर, ऑनसेट ऑफ एक्शन फास्ट होगा। सुटेबल फॉर किसके लिए है, इमरजेंसी के लिए हैं। यूजफुल इन अनकॉन्शियस पेशेंट, जो भी पेशेंट अपने बेहोश होते हैं, होश में नहीं होते हैं, उनको हम लोग इंजेक्शन के फॉर्म में रख देते हैं। पेशेंट विथ वोमिटिंग एंड डायरिया, अगर किसी पेशेंट को वोमिटिंग हो रही है या डायरिया है तो हम लोग पैरेंटल रूट चूज करते हैं, क्योंकि अगर आप वोमिटिंग हो रही है ओरल रूट से आप टेबलेट देंगे तो पेशेंट को वोमिटिंग हो जाएगी और दवा बाहर आ जाएगी। डायरिया के थ्रू, डायरिया में यानी कि इंटेस्टाइन की मोटिलिटी ज़्यादा हो गई है इसीलिए डायरिया हुआ है, इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। इट इज़ सुटेबल फॉर इरिटेंट ड्रग, जितनी भी इरिटेंट ड्रग हैं उनको आप इंजेक्शन के फॉर्म में दे देते हैं तो इरिटेशन नहीं होता है। जीआईटी म्यूकोसा में जितनी भी जीआईटी म्यूकोसा में इरिटेंट कॉज करने वाली ड्रग हैं उनको हम लोग पैरेंटल रूट से देते हैं। डिसएडवांटेज की बात कर लें तो डिसएडवांटेज क्या है, रिक्वायर्स एसेप्टिक कंडीशन होना चाहिए, फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स होना चाहिए, इसलिए हम लोग वो स्प्रिट यूज करते हैं। ठीक है, इंजेक्शन लगाने से पहले कॉटन में स्प्रिट लेते हैं, उसको साफ करते हैं, फिर हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं। प्रिपरेशन शुड बी स्टेराइल, कैसा होना चाहिए, स्टेराइल होना चाहिए। स्टेराइल का मतलब हुआ बेटे कि फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स होना चाहिए। डिसएडवांटेज क्या है, पेनफुल है, कैन नॉट बी सेल्फ एडमिनिस्टर्ड, हम लोग खुद से नहीं लगा सकते हैं इंजेक्शन। कैन कॉज लोकल टिश्यू इंजरी, और डर्मिस में ही अपने वेन्स होते हैं, नर्व्स होती हैं, उनकी सबकी इंजरी भी हो सकती है। ये अपना डिसएडवांटेज है पैरेंटल रूट का। सबसे पहला है इंट्राडर्मल रूट। इंट्राडर्मल रूट की बात कर लें तो ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द लेयर ऑफ स्किन में देते हैं। एग्जांपल बीसीजी है, बैसिलस कालमेटी यूरिन इंजेक्शन है, एंटी ट्यूबरक्लोसिस का वैक्सीन है बीसीजी, जो कि हम लोग कहाँ देते हैं, इंट्राडर्मल रूट में देते हैं। गिवन एट 10 to 15 डिग्री एंगल पे हम लोग देते हैं ये इंजेक्शन। उसके बाद में है सबक्यूटेनियस रूट। सबक्यूटेनियस रूट क्या बता रहा है, द ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑफ द थाई
थाई वाली जो मसल्स हैं, एब्डोमेन है एंड आर्म, कितने एंगल पे देते हैं ये इंजेक्शन? 45 डिग्री पे देते हैं। एग्जाम्पल है एड्रेनलिन है, इंसुलिन है, ये हम लोग सबक्यूटेनियस में देते हैं। एडवांटेज क्या है? सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉसिबल, इसमें हम लोग खुद से लगा सकते हैं। एग्जाम्पल इंसुलिन हो गया, डिपॉट प्रिपरेशन के लिए होता है। डिसएडवांटेज की बात कर लें तो इट इज सुटेबल ओनली फॉर नॉन इरिटेंट ड्रग, ड्रग एब्जॉर्प्शन इज स्लो, मतलब अदर के कंपैरिजन में सबक्यूटेनियस में थोड़ा एब्जॉर्प्शन स्लो होगा, ठीक है। सो नॉट यूज्ड इन इमरजेंसी में हम लोग सबक्यूटेनियस रूट यूज नहीं करते हैं, उसमें हम लोग आईवी रूट यूज करते हैं, ठीक है बेटा। और हम लोग पढ़ रहे हैं वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की, कौन से रूट से कौन सी ड्रग दी जाती है। फिर इसके बाद में बात कर लें आईएम की, बात कर लेते हैं इंट्रामस्कुलर रूट की, ठीक है। इंट्रामस्कुलर की अगर बात करें तो ड्रग्स आर इंजेक्टेड इनटू लार्ज मसल्स सच एज डेल्टॉइड। डेल्टॉइड बेटा ये आर्म वाली जो मसल्स होती हैं, ऊपर वाली शोल्डर वाली, ठीक है। फिर है ग्लूटियस मैक्सिमस, बैक की मसल्स होती हैं, और वास्टस लेटरलरीज में देते हैं। एग्जाम्पल क्या है? पैरासीटामोल है, डाइक्लोफिनेक है, ये लोग हम लोग कौन से रूट में देते हैं? इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में देते हैं। पैरासीटामोल का भी इंजेक्शन जो आता है बेटा उसकी थोड़ी सी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए हम लोग उसको आईएम रूट में देते हैं, ठीक है। अ लार्ज वॉल्यूम, मतलब अ वॉल्यूम ऑफ 5 to 10 ml कैन बी गिवन एट अ टाइम। अब क्या है, 5 से 10 ml से ज़्यादा हम लोग आईएम रूट में ड्रग नहीं दे सकते हैं, 5 से 10 ml से ज़्यादा, ठीक। कितने एंगल पे देना है? 90 डिग्री पे देते हैं। एडवांटेज की बात कर लें तो रैपिड एब्जॉर्प्शन एज कंपेयर टू ओरल रूट, ओरल रूट से अच्छा एब्जॉर्ब होता है इंट्रामस्कुलर, क्योंकि इंट्रामस्कुलर हम कहाँ दे रहे हैं? मांसपेशियों में, ठीक है। माइल्ड इरिटेंट्स ड्रग हम लोग दे सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? फिर वही एसेप्टिक कंडीशन आर नीडेड, उसको पहले फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स करना पड़ेगा। पेनफुल एंड मे कॉज एब्सेसिस, ठीक है, पस वगैरह बन सकते हैं, पेनफुल होते हैं। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट पॉसिबल, इंट्रामस्कुलर में हम लोग खुद से इंजेक्शन नहीं लगा सकते हैं। देयर मे बी इन इंजरी टू द नर्व्स, और नर्व्स में इंजरी हो सकती है। अब अपना आता है पैरेंट्रल रूट में 4th नंबर इंट्रावेनस रूट, आईवी रूट, जो कि हम लोग वेन्स में देते हैं, ठीक है। सबसे अच्छा रिस्पॉन्स, सबसे अच्छी बायोअवेलेबिलिटी, सबसे फास्ट एक्शन, इमरजेंसी में यूज होने वाली अपनी है इंट्रावेनस रूट। तो ड्रग आर इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, डायरेक्ट हम लोग वेन्स में लगाएंगे। कहाँ पहुंचेगी ड्रग अपनी जो है आईवी की? ब्लड में पहुंचेगी थ्रू अ वेन, ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड एज, ठीक है। एडवांटेज क्या है? बायो अवेलेबिलिटी जो होगी 100% होगी। क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन होगा, मतलब दवा का एक्शन फास्ट होगा। रूट ऑफ चॉइस इन कब देते हैं? इमरजेंसी में देते हैं। डिसएडवांटेज की बात कर लें तो वंस अ ड्रग कैन बी इंजेक्टेड, वंस अ ड्रग कैन बी इंजेक्टेड, अगर हम एक बार इंजेक्शन लगा दिए हैं, इट कैन नॉट बी विथड्रॉन, फिर हम वो जो इंजेक्शन इंसर्ट कर दिए हैं आईवी में उसको हम निकाल नहीं सकते हैं। लोकल इरिटेशन में कॉज फ्लेबाइटिस, जब वेन्स में बेटा नसों में इंजेक्शन लगाते हो तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लेबाइटिस, ठीक है। स्ट्रिक्ट एसेप्टिक नीडेड, मतलब आप स्प्रिट लेंगे, एथाइल अल्कोहल लेंगे, उसको खूब अच्छे से रब करेंगे, फिर आप आईवी इंजेक्शन देंगे, ठीक है। ये चीजें हो गई। फिर हम लोग बात करते हैं, अब बात करते हैं बेटा फार्माकोकाइनेटिक की। किसकी बात करते हैं? फार्माकोकाइनेटिक की। अब फार्माकोकाइनेटिक क्या है? हम बताए थे, स्टार्टिंग में बताए थे, अगर आपको याद आ रहा हो, कि फार्माकोकाइनेटिक जो होता है बताता है बॉडी डज टू द ड्रग, बॉडी डज टू द ड्रग, जो दवा है, ठीक है, हम खाते हैं तो बॉडी दवा के साथ क्या कर रही है और दवा बॉडी के साथ क्या कर रही है। तो बॉडी जो दवा के साथ करती है उसको बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक, और जो दवा बॉडी के साथ करती है उसको बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक में 4 चीजें पढ़नी है बेटा, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। पहले दवा हम सब एब्जॉर्ब करेंगे, फिर उसको बॉडी में टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर मेटाबॉलिज्म के थ्रू उसको, जैसे कोई चीज़ नॉन पोलर है तो उसको पोलर में कन्वर्ट करेंगे,
फिर एक्सक्रीशन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देंगे जो दवा है। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन इज डिफाइंड एज द पैसेज ऑफ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। एब्जॉर्प्शन क्या कह रहा है कि एब्जॉर्प्शन इज डिफाइंड एज द पैसेज ऑफ द ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे अब आप वो ओरल रूट ले रहे हो, चाहे वो टॉपिकल रूट ले रहे हो, चाहे वो इंटेरल रूट ले रहे हो, चाहे वो आप पैरेंट्रल रूट ले रहे हो, दवा कहाँ पहुंच रही है? एब्जॉर्ब होके ब्लड में। कहाँ पहुंच रही है? ब्लड में। उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जैसे मान लो स्टमक है, क्या बच्चे? स्टमक है। आप दवा खाए, ठीक, इसोफेगस फूड पाइप के थ्रू आया स्टमक में। अब स्टमक का पीएच कैसा है? एसिडिक है। तो जो दवा आप खाए अगर एसिडिक है तो स्टमक में एब्जॉर्ब होगी। अगर वही दवा आपकी बेसिक है तो कहाँ एब्जॉर्ब होगी? इंटेस्टाइन में। जैसे वीकली एसिडिक ड्रग एस्प्रिन है, डिस्प्रिन नाम सुने होगे ना बेटा। एसिडिक ड्रग होती है, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में बेटर एब्जॉर्ब होती है स्टमक में। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द ड्रग जो है, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, अगर वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में है तो सबसे अच्छा एब्जॉर्प्शन होता है। तो एसिडिक ड्रग कहाँ एब्जॉर्ब होगी? स्टमक में। अब बचा इंटेस्टाइन। तो जितनी भी वीकली बेसिक ड्रग होंगी, जैसे मॉर्फिन है, क्विनिडीन है, तो मोर रैपिडली अनआयोनाइज्ड फॉर्म में कहाँ एब्जॉर्ब होंगे? इंटेस्टाइन में। मतलब चाहे स्टमक हो चाहे इंटेस्टाइन हो, ड्रग हमारी सबसे अच्छी कैसे एब्जॉर्ब होगी? अनआयोनाइज्ड फॉर्म में। अब फैक्टर्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन अच्छे से कराते हैं। अगर कोई चीज बेटा एक्वस के फॉर्म में, सॉल्यूशन के फॉर्म में, ठीक है, मान लो एक ग्लास में आप चीनी पानी घोले, ठीक है, और एक साइड में आप चीनी सॉलिड फॉर्म में रख लिए, तो अगर आप सॉल्यूशन पियेंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन क्या होगा? जल्दी होगा। समझ रहे हैं ना मेरे कहने का मतलब? तो एक्वस सॉलिबिलिटी, ठीक, सॉल्यूशन एब्जॉर्ब फास्टर देन सॉलिड। एक्वस सॉलिबिलिटी में क्या है? सॉल्यूशन एब्जॉर्ब फास्टर देन सॉलिड, मतलब सॉलिड से जो लिक्विड होगा, लिक्विड जल्दी से एब्जॉर्ब होगा। कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग की बात कर लें तो कंसंट्रेशन क्या है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एब्जॉर्ब फास्टर देन डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, अगर किसी में ड्रग की मात्रा ज़्यादा है, लिक्विड में है, चाहे वो सिरप हो, सस्पेंशन हो, सॉल्यूशन है बेटा, तो कंसंट्रेशन अगर ड्रग का ज़्यादा होगा तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। सरफेस एरिया की बात कर लें तो मोर सरफेस एरिया फास्टर एब्जॉर्प्शन। अब जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो वहाँ पे ड्रग का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा। कुछ ड्रग हैं जो स्टमक में भी होंगी। ये सब सारी चीज़ें हैं। ब्लड फ्लो की बात कर लें तो अगर ब्लड फ्लो अच्छा होगा तो रिमूव होगा द ड्रग ऑफ साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, सो इंक्रीज एब्जॉर्प्शन। मतलब ब्लड फ्लो अच्छा होगा तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग अच्छा होगा तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, एक्वस सॉल्युबिलिटी होगी तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, सरफेस ऑफ एरिया, मतलब सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा ड्रग का एब्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, ये सब फैक्टर्स हैं कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन क्या कर रही हैं? एनहेंस कर दे रही हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग इसी में ही एम्प्टी स्टमक की। अब देखो यहाँ पे क्या है? एम्प्टी स्टमक है। अब एम्प्टी स्टमक जो है उसमें ड्रग का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। अगर पे खाली पेट पे आप कोई चीज़ खाते हो तो इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। लेकिन अगर ऑलरेडी स्टमक में फूड है, प्रेजेंस ऑफ फूड है, तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसा होगा? कम होगा, स्लो होगा। फिर उसके बाद फिजियोलॉजिकल फैक्टर हैं। फिजियोलॉजिकल फैक्टर क्या कहते हैं? कि आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग, मतलब कोई भी ड्रग टूट नहीं रही है, अनआयोनाइज्ड है, एंड लिपिड soluble ड्रग आर बेटर एब्जॉर्ब देन आयोनाइज एंड वाटर soluble ड्रग। अगर एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे तो हमारी ड्रग कैसी होनी चाहिए? वीक एसिड की होनी चाहिए या फिर वीक बेस की होनी चाहिए। वीक एसिड और वीक बेस का जो होता है बेटर एब्जॉर्प्शन होता है। आयोनाइज्ड ड्रग जो होती हैं पुअरली एब्जॉर्ब होती हैं। अनआयोनाइज्ड ड्रग सबसे बेटर एब्जॉर्ब होती है। देखो, अनआयोनाइज्ड एंड लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स आर बेटर एब्जॉर्ब देन आयोनाइज्ड एंड वाटर सॉल्युबल ड्रग्स। ठीक है, वीक एसिड और वीक बेस के ड्रग जो होते हैं बेटर एब्जॉर्ब होते हैं। आयोनाइज्ड ड्रग मतलब कोई भी ड्रग है, जैसे मान लो NaCl है, अगर ये आयोनाइज हो जाए, टूट जाए, Na+
Cl माइनस में, तो ये आयोनाइज हो गई। आयोनाइज हो गई तो इसका एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर NaCl के फॉर्म में ही है ड्रग तो ये क्या है, अनआयोनाइज्ड है, इसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। अब डोजेज फॉर्म की बात कर लें तो पार्टिकल साइज, अगर पार्टिकल साइज स्मॉल होगा तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग ज़्यादा होगा। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल साइज, अगर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है, समझ रहे हो, तो साइज कम होगा, और साइज कम है तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। वही चीज़ है। फॉर्मुलेशन की बात कर लें तो लिक्विड फॉर्मुलेशन आर रैपिडली एब्जॉर्ब देन सेमी सॉलिड आर सॉलिड। भाई जाहिर सी बात है, लिक्विड का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा कंपेरिजन टू सेमी सॉलिड के या पाउडर के, इन सब सारी चीज़ों के। डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लें तो आफ्टर अ ड्रग रीचेस द सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन ब्लड है, अगर ड्रग पहुंच गई कहाँ, ब्लड में, तो इट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अदर टिश्यू। एब्जॉर्प्शन हो गया बेटा, एब्जॉर्प्शन सबसे पहला फैक्टर था, दूसरा फैक्टर है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या बता रहा है कि अब ब्लड में हमारी ड्रग एब्जॉर्ब हो चुकी है, अब ब्लड जहां जहां जिस जिस टिश्यू को जाएगा वहां पे हमारी ड्रग क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो आफ्टर अ ड्रग रीचेस द सिस्टमिक सर्कुलेशन इट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अदर टिश्यूज। ये कैसा होगा, इट इज अ पैसिव डिफ्यूजन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाया था बेटा तुमको मैंने, वहाँ पे ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन बताया था। पैसिव, जो भी हायर टू लोअर आते हैं उनको हम लोग पैसिव बोलते हैं, और लोअर टू हायर जो जाते हैं उनको एक्टिव बोलते हैं। अब बात करते हैं अनआयोनाइज्ड। अनआयोनाइज्ड ड्रग का एब्जॉर्प्शन सबसे अच्छा होता है। लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स इजीली डिस्ट्रीब्यूट, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में भी अनआयोनाइज्ड होना चाहिए, और लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स इजीली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, कैसा है, इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। कैसा है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब इसमें एक फार्मूला पढ़ते हैं हम लोग, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या बताता है, इट इज द फ्लूइड वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू कंटेन इंटायर ड्रग इन द बॉडी सेम कंसंट्रेशन इन द प्लाज्मा। मतलब जब हम दवा खाए, ड्रग हमारी डिस्ट्रीब्यूट होने गई, तो वहां पे जितना बॉडी में ड्रग है उसको देखेंगे, और कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा में कितना है उसको देखेंगे, उसी से हम निकाल लेंगे कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। फार्मूला देखो, VD इक्वल टू टोटल अमाउंट ड्रग इन बॉडी, 1000 mg जैसे मान लो आपने दवा खाई, तो प्लाज्मा में कंसंट्रेशन कितना है, इसी हिसाब से हम निकाल लेंगे कि हमारा ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। ठीक है, फिर बात कर ले बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की, कौन कौन से ड्रग फैक्टर्स हैं अपने ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन के। तो सबसे पहला है ब्लड फ्लो। ठीक है, ब्लड फ्लो जितना अच्छा होगा ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन उतना अच्छा होगा। मतलब खून का बहाव जहाँ पे ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। वेयर विल बी मोर ब्लड फ्लो देयर विल बी मोर डिस्ट्रीब्यूशन। ब्लड फ्लो की बात कर लें तो हाई ब्लड फ्लो होता है और लो ब्लड फ्लो होता है। हाई ब्लड फ्लो कहाँ है, ब्रेन, हार्ट, किडनी, लंग्स, लीवर। कहाँ है बच्चे, ब्रेन, हार्ट, किडनी, लंग्स, लीवर में यहाँ पे हाई ब्लड फ्लो होता है। तो यानी कि यहाँ पे ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, अच्छा होगा। लो ब्लड फ्लो की बात कर लें, एडिपोज टिश्यू, स्केलेटल मसल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। फिर बात कर लें लिपोफिलिसिटी की, अगर लिपिड सॉल्युबल कोई ड्रग है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। देखो, ग्रेटर द लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग फास्टर इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी लिपोफिलिसिटी ज़्यादा तो डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा। कैपिलरी परमेबिलिटी की बात कर लें, कैपिलरी क्या होती है बेटा, जो आर्टरीज और वेन को लिंक करें। आर्टरीज और वेन के बीच का जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरी। द हाइयर द परमेबिलिटी ऑफ कैपिलरी द ग्रेटर विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। ठीक है बच्चे, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की बात कर लें तो एसिडिक ड्रग बाइंड करती हैं एल्ब्यूमिन के साथ, और बेसिक ड्रग बाइंड करती हैं अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ। तो मतलब अगर कोई पूछे कि ड्रग है, अगर कोई ड्रग फ्री है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, कोई ड्रग अगर बाउंड है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। मतलब फ्री या अनबाउंड ड्रग, मोर डिस्ट्रीब्यूशन टू टिश्यू, फार्माकोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म में होंगे, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन आल्सो होगा। ठीक है, जो फ्री ड्रग होंगी। प्रोटीन बाउंड ड्रग किससे बाइंड कर रहे हैं, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से, लेस डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगी। तो कोई पूछे प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या होती है, तो एसिडिक ड्रग बाइंड करता है एल्ब्यूमिन के साथ, बेसिक ड्रग बाइंड करता है अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ। फ्री ड्रग में मोर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बाउंड ड्रग में लेस डिस्ट्रीब्यूशन। फ्री का मतलब ये हो बेटा
खुला छोड़ दिया, ठीक है। मोर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बाउंड है मतलब बाइंड करके रखे हो टिश्यू से। तो ये सारी चीज़ें, इन्हीं दो चीज़ों को मैंने इस टर्मिनोलॉजी में लिखा है, थोड़ा स्टैंडर्ड वे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है बेटा। इसको रिवाइज करते रहना है 2-4 बार, जब आप देखेंगे वीडियो फिर क्लियर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो पहला चैप्टर है तुम्हारा, पहला चैप्टर 10 घंटे का है और बेसिक है। अगर आपको ये नहीं आएगा, पहला चैप्टर नहीं आएगा फार्माकोलॉजी का, तो फिर आपको कुछ नहीं आएगा। इसलिए बेस जब आपका क्लियर होगा तो फिर आप कोई भी चीज़ गेन कर ले जाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चे मेटाबॉलिज्म की, ठीक है। मेटाबॉलिज्म का दूसरा नाम है बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या कह रहा है? बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ बायोकेमिकल अल्टरेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? ड्रग में चेंजेस होते हैं, बायोकेमिकल अल्टरेशन ऑफ ड्रग। अब चाहे वो बेटा एंजाइम चेंज करे, समझ रहे हो, चाहे वो हार्मोन चेंज करे, चाहे वो टिश्यू के फैक्टर चेंज करें। द प्राइमरी साइट फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म इज लीवर। सबसे ज़्यादा ड्रग में मेटाबॉलिज्म कौन कराता है बेटा? लीवर कराता है, ठीक है। फिर अदर्स आर, किडनी भी कराते हैं, लंग्स भी कराते हैं, इंटेस्टाइन भी कराते हैं, और ब्लड में प्लाज्मा होती हैं, ये भी मेटाबॉलिज्म कराती है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा की बात की जाएगी तो लीवर बोलोगे आप। फिर उसके बाद में है बॉडी ट्रीट मोस्ट ऑफ द ड्रग एज फॉरेन सब्सटेंस। भाई बॉडी में अगर कोई चीज़ आ रही है बाहर से तो वो कैसी है? फॉरेन सब्सटेंस है। अब वो ड्रग है, ठीक है, बैक्टीरिया है, कुछ भी है तो फॉरेन सब्सटेंस है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं जीनोबायोटिक्स। लेकिन ड्रग को क्या बोलते हैं हम लोग? जीनोबायोटिक। ट्राइज टू इनएक्टिवेट देम एंड एलिमिनेट देम। कोई भी डिजीज होती है, आप खाते हो दवा ठीक करने के लिए, दिस प्रोसेस कन्वर्ट द नॉन पोलर लिपिड सॉल्युबल ड्रग इनटू मोर पोलर, ठीक है बच्चे। जो भी नॉन पोलर मतलब जो वाटर में डिजॉल्विंग नहीं थे, उनको क्या करेगा? वाटर में सॉल्युबल बनाएगा। देखो दीज प्रोसेस कौन कर रहा है? मेटाबॉलिज्म। दीज प्रोसेस कन्वर्ट द नॉन पोलर। और नॉन पोलर कैसे होते हैं? वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, ठीक है। लिपिड सॉल्युबल ड्रग इनटू मोर पोलर एंड वाटर सॉल्युबल। समझ गए? नॉन पोलर और लिपिड सॉल्युबल ड्रग को कैसे बनाएंगे? मोर पोलर और वाटर सॉल्युबल कंपाउंड। अगर बेटा ये मोर पोलर और वाटर सॉल्युबल नहीं हुआ तो बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि यूरिन एज अ वाटर फॉर्म में होता है। सो दे इजिली एक्सक्रीटेड, तब ये आसानी से एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे थ्रू द किडनी एंड नॉट रीअब्सॉर्ब। समझ गए? फंक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म सुनो, कोई भी चीज अगर एक्टिव है तो उसको इनएक्टिव भी कर सकते हैं मेटाबॉलिज्म। जैसे कि मॉर्फिन ड्रग है बेटा, तो मॉर्फिन 3 ग्लूकोरोनाइड इनएक्टिव फॉर्म है, ये मेटाबॉलिज्म से बना। अगर कोई एक्टिव ड्रग है तो उसका एक्टिव मेटाबोलाइट भी बनाते हैं। जैसे कोडीन है तो कोडीन का एक्टिव मेटाबोलाइट होता है मॉर्फिन। कौन कर रहा है? मेटाबॉलिज्म कर रहा है। इन एक्टिव ड्रग को एक्टिव में भी करते हैं, जैसे लीवोडोपा है, डोपामीन है, ठीक है। लीवोडोपा बेटा पार्किंसन में देते हैं। कोडीन जो है अपना एंटीडेसिव होता है, मतलब ड्राई कफ में देते हैं, ठीक है। मॉर्फिन है जब पेन किलर देते हैं। तो मेटाबॉलिज्म क्या कर रहा है? एक्टिव को इनएक्टिव भी कर सकता है। एक्टिव ड्रग का एक्टिव मेटाबोलाइट भी बनाता है और इनएक्टिव ड्रग को एक्टिव ड्रग भी कर सकता है। और कौन कर रहा है? बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस बायोकेमिकल अल्टरेशन ऑफ द ड्रग, मतलब ड्रग में क्या कर रहा है? चेंजेस कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लिया जाए तो इसमें फेजेस होती हैं बेटा। पहला फेज है नॉन सिंथेटिक फेज, दूसरी है सिंथेटिक फेज। नॉन सिंथेटिक फेज फर्स्ट बोलते हैं और सिंथेटिक फेज को फेज सेकंड बोलते हैं, ठीक है। सिंथेटिक फेज सेकंड 2 प्रकार का होता है, एक होता है माइक्रोसोमल, एक होता है नॉन माइक्रोसोमल। तो सबसे पहले नॉन सिंथेटिक की बात करेंगे। इसको ऐसे याद कर लो बेटा, ऑर्किड नाम से याद कर लो, ठीक है। ऑर्किड, ORCHD, ऑर्चिड, ठीक है। ऑक्सीडेशन होता है मेटाबॉलिज्म में नॉन सिंथेटिक फेज में। दूसरा रिडक्शन होता है, तीसरा साइक्लाइजेशन होता है, चौथा हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक है। पांचवा एलिफैटिक एरोमेटिक होता है, छठवां डीएमिनेशन होता है, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन है तो कोई भी चीज़ ऐड करेंगे, रिडक्शन है तो मान लो जैसे ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीजन को ऐड किए, रिडक्शन में ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं, साइक्लाइजेशन में स्ट्रेट से साइक्लिक बना रहे हैं, हाइड्रोलिसिस में वाटर को रिमूव कर रहे हैं। ये सब सारी चीज़ें कौन कर रहा है? मेटाबॉलिज्म कर रहा है, ठीक है। नॉन सिंथेटिक फेज फर्स्ट और सिंथेटिक फेज सेकंड।
अब इसमें दो चीजें हैं, माइक्रोसोमल और नॉन माइक्रोसोमल। माइक्रोसोमल की बात कर लें तो ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन होता है, जो कि मोस्ट कॉमन फेज सेकेंड रिएक्शन है। कौन सा? ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन। ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है बेटा, बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन। मोस्ट कॉमन फेज सेकेंड रिएक्शन है। नॉन माइक्रोसोमल की बात कर लें तो इसको गेम्स करके याद कर लो। ग्लूटाथायोन होता है, कॉन्जुगेशन होता है, एसिटाइलेशन होता है, मेथाइलेशन होता है, सल्फेशन होता है। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो, गेम्स, GAMS, ग्लूटाथायोन, एसिटाइलेशन, मेथाइलेशन, सल्फेशन। ठीक है। मेजर ऑर्गन की बात कर लें तो मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है? लीवर में होता है। माइनर ऑर्गन की बात कर लें तो लंग्स, बाइल, स्वीट ग्लैंड्स होते हैं। मोस्ट कॉमन फेज फर्स्ट रिएक्शन ऑक्सीडेशन होता है, और मोस्ट कॉमन फेज सेकंड रिएक्शन कौन सा होता है? ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन होता है। यहाँ बताया कि नहीं बताया? देखो, डिटॉक्सिफिकेशन करता है बेटा ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन। ठीक। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। एज डिफरेंसेस, एज डिफरेंस मतलब मेटाबॉलिज्म में अगर डिक्रीजिंग बाय 1% पर ईयर आफ्टर एज ऑफ 40, अगर आप 40 साल के बाद हो जाते हैं तो हर साल 1% मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी का कम होता है। सेक्स डिफरेंस की बात कर लें तो मेन में हाइयर मेटाबॉलिज्म होता है देन फीमेल। एंजाइम इंडक्शन की बात कर लें, इट रिफर्स टू इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ हेपेटिक सेल्स। अब हेपेटिक सेल्स कहाँ हैं? लीवर में है, तो ये एंजाइम इंडक्शन कराते हैं। एंजाइम इनहिबिशन की बात कर लें, इट रिफर्स डिक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ हेपेटिक सेल। ये क्या करते हैं? मेटाबॉलिज्म को कम करते हैं। एक फिर उसके बाद में बात कर लें बेटा एलिमिनेशन की। एब्जॉर्प्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया। अब एक्सक्रीशन या एलिमिनेशन एक ही चीज है। ठीक है। एक्सक्रीशन की बात कर लें तो एक्सक्रीशन इज द पैसेज आउट ऑफ सिस्टमिकली एब्जॉर्ब ड्रग, मतलब जो भी ड्रग एब्जॉर्ब हुई थी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हुई है, मेटाबोलाइज हुई है, अब उसको क्या करना है? बॉडी से बाहर निकाल देना है। तो ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड टू वाटर सॉल्युबल मेटाबोलाइट। मतलब जो नॉन पोलर था उसको किस में कन्वर्ट किया? पोलर में। और जो लिपिड सॉल्युबल था उसको किस में कन्वर्ट किया? वाटर सॉल्युबल में। ठीक है। वाइल सम आर डायरेक्टली एलिमिनेटेड विदाउट मेटाबॉलिज्म, कुछ ड्रग ऐसी हैं जो विदाउट मेटाबॉलिज्म के निकल जाती हैं, हेलोथेन हो गई। ठीक है। द मेजर ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन आर द किडनीज, ठीक है, द इंटेस्टाइन है, बाइलरी सिस्टम एंड द लंग्स हैं। फिर बात कर लिया जाए तो ड्रग आर आल्सो एक्सक्रीटेड इन स्मॉल अमाउंट्स इन द सलाइवा, स्वेट और मिल्क। कुछ ड्रग हैं जो स्मॉल अमाउंट में सलाइवा, स्वेट और मिल्क का भी एक्सक्रीशन करती हैं। ठीक है बच्चे। फिर बात कर लिया जाए तो डिफरेंट रूट्स ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन की, तो रीनल से होता है, रीनल यानी किडनी की बात हो रही है। रीनल में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन एक्सक्रीशन होता है, ट्यूबुलर एक्सक्रीशन होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो हुआ, कंसंट्रेशन, शेप, साइज, चार्ज, कंसंट्रेशन, शेप, साइज, चार्ज देखा गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में। एक्टिव ट्यूबुलर एक्सक्रीशन जो होता है PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे होता है। ठीक है। ट्यूबुलर एक्सक्रीशन DCT पे होता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे। फिर हेपेटोबाइलरी है, लीवर में बाइलरी का एक्सक्रीशन हो रहा है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक्सक्रीशन होता है, स्वेट से भी ड्रग का एक्सक्रीशन होता है। ठीक है। तो कोई पूछे क्या होता है? एक्सक्रीशन एक ऐसा रास्ता है, पैसेज मतलब रास्ता है, आउट ऑफ द सिस्टमिकली एब्जॉर्ब ड्रग। जो भी ब्लड में एब्जॉर्ब ड्रग हुई थी, डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, मेटाबोलाइज हुई थी, अब वो बॉडी से बाहर जाएगी, क्योंकि उसका जो भी हाफ लाइफ था या ड्रग का रिस्पॉन्स था, एक्टिव था, वो अपना काम कर चुकी है, वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगी। तो सबसे ज़्यादा मेजर ऑर्गन कौन सा है? किडनी है। फिर उसके बाद इंटेस्टाइन है, फिर बाइलरी सिस्टम एंड द लंग्स हैं। अब जैसे अल्कोहल का एक्सक्रीशन बेटा लंग्स ही करती हैं, ठीक है, लंग्स भी करती हैं। इसलिए कोई ड्रिंक करता है, आप उसके बगल खड़े होते हो तो वो एक्सक्रीशन कर रहा होता है लंग्स अल्कोहल का, इसलिए आपको पता लग जाता है। ये चीज़ें हो गई। ठीक। कुछ दवाओं का ड्रग्स आर आल्सो एक्सक्रीटेड इन स्मॉल अमाउंट सलाइवा, स्वेट और मिल्क में भी होता है। डिफरेंट रूट्स ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन है। अब रीनल बेटा किडनी का हो गया, हेपेटोबाइलरी अपना लीवर का हो गया, रीनल किडनी का हो गया, हेपेटोबाइलरी लीवर का हो गया। हेपेटो लगाए ना बेटा, तो हेपेटिक मतलब लीवर। ठीक। गैस्ट्रो का मतलब अपना स्टमक और इंटेस्टाइन हो गया। ठीक है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल और स्वेट एक्सक्रीशन जो हम लोग
पसीना से होता है, ठीक है। तो इसलिए कोई कोई दवाएं हैं जो पसीने से भी एक्सक्रीट आउट होती हैं। अब अदर्स रूट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन की अगर मैं बात कर लूँ तो ऑर्गन ले लेते हैं लंग्स। अब देखो बेटा, अभी मैंने बताया था लंग्स से अल्कोहल हो गया, वोलाटाइल जनरल एनेस्थेटिक सच एज ईथर, हेलोथेन, ये सब अपने लंग्स से एलिमिनेट होते हैं, मतलब एक्सक्रीशन होता है। फीकस की बात कर लें, सेना ड्रग है, ठीक है। कैस्कारा है, परगेटिव होते हैं, कॉन्स्टिपेशन में दिए जाते हैं, फीकस के थ्रू एक्सक्रीशन होता है। मॉर्फिन डॉक्सीसाइक्लिन एक ड्रग है बेटा जिसका बाइल जूस के थ्रू होता है। स्किन की बात कर लें तो आर्सेनिक और मरकरी अगर आप खाते हैं तो स्किन एक्सक्रीशन करती है। फेनिटोइन है, एंटी एपिलेप्टिकल ड्रग है बेटा। मेट्रोनिडाजोल है, एंटीबायोटिक है, टेस्ट एंटीप्रोटोजोन भी हैं, ठीक है। लिथियम है, इन सबका जो एक्सक्रीशन होता है सलाइवा के थ्रू होता है। बाद में बात कर लें, क्लोरमफेनिकॉल है, मॉर्फिन है, डाइजीपाम है, मिल्क के साथ में होता है। तो आज हम लोग पढ़े हैं फार्माकोकाइनेटिक, जिसमें था एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ठीक है। तो फार्माकोकाइनेटिक पार्ट आज हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं बच्चे, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में मतलब पार्ट 3 में, चैप्टर फर्स्ट फार्माकोलॉजी पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे फार्माकोडायनेमिक। आप अच्छा अच्छा कमेंट करेंगे, अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे और ढेर सारा प्यार दिखाएंगे तो आपको लेक्चर मिलेगा। और ये बेटा सारी की सारी जो भी कंटेंट मैं उठा रहा हूँ, आपकी केडी त्रिपाठी है, गुडमैन गिलमैन है, ठीक है, रॉस एंड विल्सन, मतलब जो जो चीज़ें जहाँ से भी मिल रही हैं टाटोरा से हमको, हम वो पॉइंट उठा के डाल रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर। अगर आप दिन में सुन रहे हैं, सुबह सुन रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, दोपहर में सुन रहे हैं तो गुड आफ्टरनून, और शाम को सुन रहे हैं तो गुड इवनिंग, और रात को सुन रहे हैं तो गुड नाइट। थैंक यू बच्चे, बाय।